नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां बी फोकस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मैं आपको शहर के एकमात्र डीएम न्यूनेटोलॉजिस्ट से मिलाने जा रही हूँ, डॉक्टर प्राची मैम से, और जानते हैं नवजात बच्चों को कैसे बचाया जाता है। नमस्कार मैम, आपका एम बी फोकस में बहुत बहुत स्वागत। वैसे तो एक्सपीरियंस बोला जाए तो और प्रैक्टिस में बोला जाए तो काफ़ी दिन हो गए आपको, बट बेगूसराय में 1.5 साल आपका कैसा रहा, वो कुछ हमारे दर्शकों को बताइए और कुछ आप अपने बारे में हमें बताएं। जी धन्यवाद मुसर्रत जी। और 1.5 साल हुआ है मुझे बेगूसराय में। वेरिड विभिन्न प्रकार के अनुभव रहे हैं, क्योंकि इससे पहले मैं हमेशा मेट्रोज़ में काम करती थी और बड़े शहरों में। तो यहाँ और वहाँ देखने में बहुत अंतर है, ये देखने को मिला मुझे, ठीक है। और यहाँ नंबर ऑफ़ पेशेंट्स ज़्यादा है, लेकिन उनको उनके पैसे की दिक्कत मैक्सिमम पेशेंट्स को रहती है। और ये देखा मैंने ये 1.5 साल में यहाँ पर। तो हम लोग को, डॉक्टर को काफ़ी काइंड होना पड़ता है, दयालु होना पड़ता है। और ज़्यादातर पेशेंट्स पुअर कैटेगरी से आते हैं हमारे पास, उनका ख्याल रखना पड़ता है। एक दूसरा, मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी कि बड़े शहरों और यहाँ में क्या डिफरेंस है, और वहाँ की प्रैक्टिस और यहाँ की प्रैक्टिस में क्या अंतर है। तो वहाँ जो हम पढ़ के आए होते हैं, जो हमारी नॉलेज है, हम उसको पूरी यूज़ कर सकते हैं प्रोटोकॉल से, क्योंकि वहाँ पैसों की दिक्कत ज़्यादातर पेशेंट्स को नहीं होती है, या सरकारी फ़ंड होता है, कुछ ऐसी सुविधाएं होती हैं। यहाँ पुअर पेशेंट्स हैं, तो जो हम पढ़ के आते हैं उसको हमको इकोनॉमिकल तरीके से यूज़ करना पड़ता है, तो वो काफ़ी टफ़ है। लो रिसोर्स सेटिंग में काम करना काफ़ी टफ़ है, और यहाँ के हिसाब से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो कि कैसे पेशेंट को भी सूट करेगा इकोनॉमिकली, या उनकी घर की जो हालत है उसके हिसाब से। और दूसरा मैंने देखा है कि चूँकि गरीब लोग हैं और बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं इस इलाके में कम हैं, तो ख़राब नवजात शिशुज़ की डिलीवरी बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे कंपेयर टू दिल्ली, कोलकाता। वहाँ पर जो भी हाई रिस्क डिलीवरीज़ होती हैं बहुत प्लान्ड होती हैं और प्रॉपर सेटअप में होती हैं। पेरेंट पहले से ही काउंसल्ड होता है, उनको पता होता है कि हमारा बच्चा सीरियस निकल सकता है। पर यहाँ ये सब का काम फुर्सत नहीं है, मतलब ऐसा हो ही नहीं पाता, क्योंकि ज़्यादातर मैं देखा पेशेंट बहुत लास्ट मोमेंट में पहुँचता है, जब उसकी हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। एक दूसरा मैंने देखा है स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी की वजह से पेशेंट अगर दूर में कहीं हुआ है तो ट्रांसपोर्ट होने में बहुत ख़राब हो जाता है। आते आते हमारे पास पहुँचते पहुँचते कई बार ऐसी स्थिति में होता है हम कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ और वहाँ में डिफरेंस है। वहाँ की पब्लिक एजुकेटेड है, छोटी भी प्रॉब्लम को सीरियसली लेती है। यहाँ पर गरीबी और अशिक्षा की वजह से मरीज़ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें मिलते हैं और लास्ट मोमेंट में मिलते हैं। फुल ट्रीटमेंट नहीं ले पाते हैं, काफ़ी ट्रीटमेंट घर पे करवाना पड़ता है। तो ये सब डिफरेंस है, और ये सब कुछ परेशानियां हैं जो हमने 1-1.5 साल में नोटिस किया है कि बड़े शहरों में प्रैक्टिस कैसे किया जाएगा और यहाँ कैसे किया जाएगा। और ये है कि लेकिन यहाँ के पेशेंट्स ग्रेटफुल बहुत हैं और रिस्पेक्ट बहुत देते हैं। मैम, जैसे कि आपने बताया कि इकोनॉमिकली स्पेशलाइज्ड आपका नवजात बच्चों में है, और वाइस वर्सा अगर देखा जाए तो एजुकेशन या इकोनॉमी दोनों की कमी की वजह से बहुत ही मतलब सारे जो बच्चे आपके पास आते होंगे वो पुअर कैटेगरी के नंबर ऑफ मैक्सिमम पेशेंट रहते होंगे। 80%। तो वैसे कैसे आप डील करती होंगे? कुछ हम अपनी तरफ से हेल्प करते हैं, कुछ पेशेंट एफर्ट करता है और कुछ पार्शियल ट्रीटमेंट देके रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट घर में कंप्लीट कराना पड़ता है समझा के। इस तरह से मैनेज करते मैक्सिमम हैं। अगर आप बोले तो हाई रिस्क पेशेंट आपको किस तरह के मिलते हैं? देखिए मैक्सिमम हमें ऐसे केसेस देखने को मुझे मिले हैं। दो कैटेगरी बहुत प्रोमिनेंट है यहाँ पे। एक टाइम से पहले हुए नवजात शिशु का नंबर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे खान पीन की कमी है एवरेज विलेजेस में, गाँव में। और न्यूट्रिशन मदर का अच्छा नहीं है, खाना पीना स्वास्थ्य वगैरह उतना अच्छा नहीं है। उतनी अच्छी प्रेगनेंसी के टाइम पे, गर्भावस्था के टाइम पे केयर बहुत ज़्यादा फीमेल की नहीं हो पाती है। तो इस वजह से कई बार डिलीवरीज़ बहुत अर्ली हो जाती हैं। प्री टर्म डिलीवरी आई थिंक बिहार में बहुत ह्यूज है। ऑल्दो डेटा जो इनके पास जो भी हो, आई डोंट नो, बट प्री टर्म डिलीवरी इज़ ह्यूज इन बिहार। एंड बिकॉज क्योंकि यहाँ पे गरीबी है और मदर का गर्भावस्था में उतना ध्यान नहीं रख पाते हैं लोग, बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। और जो दूसरा है, एक बिग सेक्शन आता है हमारे पास जो बर्थ पे रोया नहीं होता है। तो ये जो डिलीवरीज़ हैं या तो गाँव में हो रही हैं या क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं करवा रहे हैं,
उनमें बच्चा ठीक से चूँकि डिलीवरी नहीं हुआ, फँस गया, तो इसकी वजह से बर्थ एस्फिक्सिया या जन्म पे टाइम पे नहीं रोने को का इंसिडेंस ज़्यादा है यहाँ पर कंपेयर टू मेट्रो सिटीज़ दिल्ली वगैरह, कोलकाता वगैरह, क्योंकि वहाँ पर डिलीवरीज़ इन हॉस्पिटल डिलीवरीज़ 90 टू 95% हो रही हैं और बिहार में कम हो रही हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम घर पे हो रही हैं या फिर अनक्वालिफाइड प्लेसेस में लोग करवा रहे हैं। तो ये इश्यूज़, ये हेल्थ इश्यूज़ हैं बिहार के एवरेज। तो इस वजह से बर्थ एस्फिक्सिया और प्रीटर्म बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। जो डिलीवरीज़ यहाँ हमें कम देखने को मिलती है, मेट्रो में ज़्यादा है, वो है IVF प्रेगनेंसी। मेट्रो में लाइफस्टाइल की वजह से IVF प्रेगनेंसीज़ बहुत हो रही हैं लेट एज ऑफ मैरिज की वजह से, और यहाँ अभी उतना इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम उतना ज़्यादा नहीं है बिहार में। तो IVF का सेक्शन कम होता है, लेकिन प्रीटर्म और डिड नॉट क्राई एट बर्थ ज़्यादा रहता है। ये डिफरेंस है। मैम जैसे ये बताया कि प्रीटर्म तो मैक्सिमम है, लो बर्थ वेट है। हाँ, तो अगर ये बोला जाए तो इसमें कितना दिन मतलब ऐसे तो बोलना मुश्किल होगा, बट मैक्सिमम हॉस्पिटल स्टे कितना रहता है? देखिए बच्चे के वेट और जन्म टाइम पे डिपेंड करता है। अगर 1 किलो से कम का है तो अराउंड 2 मंथ्स लग जाते हैं उसको हॉस्पिटल के अंदर। अगर 1 से 1.5 किलो का है तो 20 से 25 दिन रह जाता है हॉस्पिटल के अंदर, और 1.5 किलो से ऊपर है तो 5-7 दिन रखते हैं हम लोग हॉस्पिटल में। यहाँ ये ड्यूरेशन हमको शॉर्ट रखना पड़ता है क्योंकि पेशेंट उतना एफोर्ड नहीं कर पाता है जनरली, तो हम लोग उनको होम बेस्ड केयर पर लाकर और होम बेस्ड केयर से फॉलोअप ज़्यादातर करते हैं छोटे बच्चों का। तो 1100-1200 ग्राम करके और उसके बाद कोशिश करते हैं कि होम बेस्ड केयर पे इनको रखें और रेगुलर फॉलोअप पे बुलाते हैं। तो धीरे धीरे फिर वो ग्रो करता है। उनको घर में ही सिखाते हैं कि आपको घर में नर्सरी बनानी पड़ेगी, जैसे हम बना के रखे हैं, और ये सब इंतजाम 1-1.5 महीना आपको घर में रखना पड़ेगा। क्या क्या मतलब अगर ट्रेनिंग देते हैं तो? हाँ, हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। जैसे कोई मदर है, जैसे अब बच्चा जैसे 800-900 ग्राम का हाँ, था, सक नहीं कर पाए, दूध सक नहीं नहीं, पिलाए। जैसे उतना तो हम करा के भेजते हैं कि शकल तो करवा ही देते हैं हॉस्पिटल में, उसके बाद ही भेजते हैं। तो कैसे साफ़ सफाई रखनी है, पूरा बच्चे को क्लीन करना है पर डे, डायपर रेगुलर चेंज करना, कपड़े जो बच्चे पहनी है, माँ पहनी है, उन सबको धो के धूप में सुखा के आयरन करके देना है। मल्टीविटामिन्स देते हैं, कंगारू मदर केयर देते हैं, तो उनको सिखाते हैं कि आपको घर में भी कंगारू मदर केयर करते जाना है। व्हाट इज कंगारू मदर केयर? एक्चुअली आई नो, बट हाँ, हमारे दर्शकों को बताइए। कंगारू मदर के एक पद्धति है जिसमें छोटे बच्चे जो होते हैं जन्म से पहले और वजन के जो कम होते हैं उनका वेट बढ़ाने का तरीका है और इन्फेक्शन से बचाने का। तो हमारे जो बेबीज़ होते हैं उनको माँ अपनी छाती के बीच में रख के बैठती हैं, और हम लोग एडवाइस देते हैं कि कम से कम 4 से 8 घंटे पर डे बैठना, इससे बच्चे का वजन बढ़ने में और मदर का दूध होने में सहायता मिलती है। तो इसको कंगारू मदर केयर लाइक कहते अ हैं। कंगारू, जो हाँ, कंगारू। जैसे कंगारू अपनी खोल में अपने बच्चे को लेके घूमता है, वैसा एक हम लोग कपड़े का खोल बना देते हैं और मदर को दे देते हैं। उस खोल में वो बच्चा डाल के बैठती है 7-8 घंटे। तो उसके बाद ये वो होम बेस्ड कंगारू मदर, मतलब ये बच्चा, अब हम लोग क्या करें कि चूँकि इन हॉस्पिटल इतना नहीं रह पाता, तो इनको होम में कंगारू मदर केयर करने के लिए हम लोग बोलते हैं, और ये करती भी हैं। प्रीटर्म मदर्स की जो बच्चे हैं कि मदर्स घर में कंगारू मदर केयर करती हैं, अलग से नर्सरी बना लेती हैं घर में और उसमें उसको रखती हैं, और आई थिंक सक्सेस रेट अच्छा ही रहा है। बहुत हाँ, कम ही ये पेशेंट्स वापस आए सीखो के, नहीं तो अगर अच्छी ट्रेनिंग दे दी जाए तो ये सीख लेती हैं, और 1 से 2 महिला टच करती हैं, किसी को टच नहीं करने देती बेबी घर के अंदर, और जब वो 2-3 किलो का हो जाता है तो फिर वो नॉर्मल बेबी हो जाता है। इस तरह के बच्चों में इन्फेक्शन का डर बहुत होता हाँ, तो होगा। ये इनको सिखाया जाता है कि घर पे आपको कैसे इसको रखना है। हाइजीन मेंटेन। हाँ, वो सारा जैसा यहाँ कर रहे होते हैं हम हॉस्पिटल में, उनको सिखा देते हैं और होम बेस्ड केयर से मैनेज करते हैं। मैम वैसे तो बहुत सारी कठिनाई जैसे आपने बताया, सबसे पहले तो फाइनेंशियल है, हाँ। और कौन सी कठिनाई आपको बेगूसराय में दिख रही है? नहीं, बाकी सब अच्छा है। बाकी। फाइनेंशियल इश्यूज तो पुअर लोग हैं, हाँ। और उनको समझाने में कि इस पेशेंट को एडमिशन चाहिए, घर पे गड़बड़ हो जाएगा, इस चीज़ की एक्सेप्टेंस, मेनली इशू मनी ही है ज़्यादातर, कि उनके पास उतना पैसा नहीं होता तो चाहते हैं कि कुछ गरीब में हो जाए तो ठीक है। ये एक मेजर इशू है जो मैंने यहाँ पे फेस किया है। दूसरी बाकी सिस्टम ब्लॉक्स है कि आपको जितनी सुविधाएं जिस उस सिस्टम को रन करने के लिए आपको जो मेट्रोज़ में मिल जाती हैं, यहाँ तो उतनी नहीं मिलती है। कोई एक सामान ऑर्डर करते हैं तो 10 दिन में दिल्ली से आएगा, दिल्ली में तो 1 ही दिन में मिल जाएगा। तो ये सब प्रॉब्लम्स है, बट मेजर इशू यहाँ का इलिटरेसी और पॉवर्टी ही देखा है मैंने। क्या प्लानिंग है आगे आपका, जो न्यू नेट का जो आईसीयूज़ है, मतलब एसएनसीयू जो इसको हाँ, बोलते हैं, उसको एक्सपेंड करने का क्या प्लानिंग है नहीं, आपका? एक्सपैंड तो हम लोग करते ही हैं, और ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी हमारे पास स्टाफ हैं, सिस्टर्स हैं और कुछ डॉक्टर्स भी हमारे साथ में काम करते हैं, जनरली हम लोग को ट्रेन करते हैं कि कैसे एक अच्छे एनआईसी में काम करना चाहिए, ताकि ये भी जब रेफरीज में कभी जाएँ कहीं और काम करें तो ये
कुछ बेटर रिजल्ट्स दे सकें। तो हमारा ये बेसिकली हम लोग सिस्टर मेनली बिकॉज ये इसका भी पैरामेडिकल्स हर जगह तो डॉक्टर नहीं पहुंच पाता बिहार जैसी जेस में, तो पैरामेडिक स्टाफ लेकिन हर जगह अवेलेबल होता है। तो हम लोग का ऐसे हमारे प्रोग्राम्स भी चलते हैं। हमने एक रिसेंट प्रोग्राम भी कराए थे 2-3 न्यूनेटल रिससिटेशन प्रोग्राम, और भी इनको हम ट्रेनिंग देते हैं पैरामेडिक्स को कि एटलीस्ट बेसिक केयर ये लोग गाँव में भी दे सकें, सिखा सकें। तो इस तरह से एरिया का न्यूनेटल केयर को इम्प्रूव करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक एनआरपी प्रोग्राम भी चलता है बिहार में और उसको हम लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं बार बार। बेगूसराय में ये कहाँ पे चल रहा है? होता है, रेगुलर इवेंट्स होते हैं इसके प्रोग्राम्स के। कैसे बेबी को एट बर्थ आप एटलीस्ट बेसिक रिससिटेशन दे दीजिए। बेसिक जब बेसिक कर दें तो मैक्सिमम और भी आते हैं दूर दूर से हमारे पास ट्रेनिंग लेने के लिए। 5-10 दिन रहते हैं। स्टाफ वगैरह जो पेरिफेरीज में काम करते हैं वहाँ के डॉक्टर्स हमें भेजते हैं कि 10 दिन ट्रेन कर दीजिए इनको, 15 दिन, ताकि इनको बेसिक आ जाए। हॉस्पिटल में 15-15 दिन की ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, ताकि पैरामेडिक्स जो ग्राउंड लेवल वर्कर हैं वो वहाँ से इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होगी। बड़े बड़े सेंटर्स इस्टेब्लिश करने की बजाय ग्राउंड लेवल के वर्कर को ट्रेन करना एरिया को इम्प्रूव करने में ज़्यादा हेल्प करता है। तो ग्राउंड लेवल वर्कर्स की 15 डेज़ की ट्रेनिंग हम देते हैं। पेरिफेरीज से जो भी डॉक्टर्स हैं, जो पेरिफेरी में क्लिनिक्स हैं, जो पेरिफेरी में काम कर रहे हैं, उनके यहाँ जो स्टाफ होता है उसको 15 डेज़ का ट्रेनिंग, या कई बार डॉक्टर्स भी आते हैं, वो फिर 10-15 दिन आके विजिट करते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स वो कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि एरिया का न्यूनेटल डेवलपमेंट हो सके। मैम, कोई ऐसा केस का डिस्कशन करें जो बहुत क्रिटिकल हो बेगूसराय के लिए? जो ये ऐसे तो बहुत केसेस आए हैं और हमने कई बार वीडियोस वगैरह भी डाले हैं कि इस तरह का केस आए तो आप हमारे पास रेफ़र करें। तो जैसे आज ही हमने एक डिस्चार्ज किया है। 1 kg बेबी था, उसका शुगर 1.5 महीने से कंट्रोल ही नहीं हो रहा था। शुगर बहुत कम हो जाता था तो उसको चमकी आने लगती थी। तो वो पूरे पटना वटना घूमा, एम्स पटना वगैरह से भी रेफ़र ही हो गया था, घर आ गया था। उन्होंने कह दिया था इसको उपाय नहीं है, तो हमने उसको रखा है रेसिस्टेंट हाइपोग्लाइसीमिया। हमने उसको वो किया था कैटेगराइज, और फाइनली उसकी मेडिसिन ऐसा था कि वो बिहार में मिल ही नहीं रही थी, हमें दिल्ली से मंगानी पड़ी। और उसके बाद दिल्ली कोलकाता दोनों जगह से हमने उसको फिर मंगाया, उसको मेडिसिन करके उसको डिस्चार्ज किया है। तो इस तरह के केसेस यहाँ आते हैं, रेफ़र भी होते हैं चारों तरफ से। पीडियाट्रिशियंस रेफ़र करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट रेफ़र करते हैं, तो उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ऐसे तो नहीं, आते आपका तो हैं। मैंने मतलब क्या हमने क्या पूरी बेगूसराय देख रहे हैं कि सडनली मतलब एक्सट्रीम क्रिटिकल पेशेंट को आप टचवुड बहुत अच्छा कर रही हैं। तो हम लोग ट्राई करते हैं, 100% तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन एटलीस्ट वी ट्राई कि हम क्रिटिकल पेशेंट्स को एटलीस्ट वैसे देखें। बच्चे सर्वाइव कर रहे हैं हाँ, एटलीस्ट जो प्री टर्म का थोड़ा कुछ मुझे लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकी यहाँ पर आकर। प्री टर्म में मुझे लगता है कि आपने सोचा था कि आप बेगूसराय आएंगी? आई थिंक मुझे पता ही था कि मुझे आना है फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, बिकॉज हम लोग यहीं के रहने वाले हैं। तो हमें बस था कि देखिए घर तो जाना ही है, अब वहीं कुछ किया जाए, ठीक है। तो मतलब था कि हाँ आ जाएंगे। फ्यूचर में क्या सोची हैं और इस हम लोग डिपार्टमेंट अपने को? देखिए, मैं 2 लेवल से काम करती हूँ। अपना सेंटर तो एक्सपैंड जो करना है, और बाकी कोशिश कर रही हूँ कि कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस हमें मिले फॉर पुअर पेशेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑल्सो, एंड कुछ ऐसी संस्थाएं, एनजीओज चले? एनजीओज, ये कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने देखा है कि मेजर इशू फाइनेंशियल होता है पेशेंट को इस इलाके में। ये सब इलाज एक्चुअली महंगी ये होंगे। महंगे हैं, ये इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इनकी प्राइस ही ज़्यादा है। अब कोई पेशेंट 2 महीने आईसीयू में रहेगा तो नेचुरली उसका खर्चा होगा ना। तो और उसके अलावा कुछ उसकी उपाय भी नहीं है। मेडिसिन और ये सब। मेडिसिन्स है, या जो हम लोग सिस्टम रन करते हैं उसका रनिंग कॉस्ट ही बहुत है, तो उसका इलाज खर्चा तो उसको लगेगा ही। अब इसको हम लोग मिनिमाइज़ करके गवर्नमेंट फंड या कोई एनजीओ से फंड्स करने की कोशिश कर रहे हैं फॉर एक्सट्रीमली पुअर पेशेंट्स। एक है कि हम अपने सेंटर पे ये करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, वी आर ऑर्गेनाइजिंग मोर प्रोग्राम्स फॉर ग्राउंड लेवल वर्कर्स, क्योंकि इम्प्रूवमेंट ना वहाँ से आती है। इम्प्रूवमेंट बड़े बड़े एम्स खोलने से तो सिटीज़ में ही आएगा ना, पर गांव का एक्चुअल इम्प्रूवमेंट आपके ग्राउंड लेवल वर्कर को ट्रेन करने से होगा। एक्चुअल मुझे लगता है कि भारत में, बिहार में, या पूरे भारत में ही ग्राउंड लेवल वर्कर की ट्रेनिंग ज़्यादा होनी चाहिए। तो हमने उसके कुछ प्रोग्राम्स हैं जो चलते हैं आईएपी के द्वारा, हम उसके थ्रू ग्राउंड लेवल वर्कर्स को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कंपनीज़ ने भी हमें सपोर्ट दिया इसमें। तो इन दो पार्ट में काम करते हैं। एक हमारा ये सेंटर। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ी बात है कि आपके आने की वजह से सिर्फ इलाज ही नहीं और बाकी एनजीओज भी आएंगे, तो हाँ, बेगूसराय वासियों के लिए खुशखबरी है। नॉट ओनली बेगूसराय, ये तो टाउन है ना, पर इन जनरल ये एक बड़ा एरिया को ड्रेन करता है एक्चुअली। यहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन आती है पूरी नॉर्थ बिहार की दिखाने के लिए, तो मेडिकल हब है। तो ये आप कितना भी अच्छा यहाँ पे कर लें ट्रीटमेंट, मगर अगर आप पेरिफेरीज को नहीं ट्रेन करेंगे तो लेवल तो नहीं इंक्रीज़ करेगा। तो ये गवर्नमेंट भी इसके लिए अलर्ट है, गवर्नमेंट भी हमको सपोर्ट देती है।
हमें जैसे ले जाती है और अलग अलग शहरों में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स पे हमें रिक्रूट करती है कि आप वहाँ जाके वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, जो MBBS डॉक्टर्स उनको रन करते हैं, उनकी हम लोग ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पे करते हैं। मतलब हर मंथ वंस एक बार जाके हर एरिया में ट्रेनिंग देती हूँ मैं। तो इसलिए यहाँ प्रीटर्म पर बेबी के लिए अगर है हम्म। तो क्या संदेश रहेगा बेगूसराय वासियों के? सबसे पहले तो मुझे संदेश रहेगा कि ये मत सोचें कि वो नहीं बचेगा, या बचेगा तो इसका आँख नाक माथा खराब हो जाएगा। ये सबसे पहले जो सबसे बड़ी अड़चन मैंने फेस की थी कि लोग मान ही नहीं रहे थे कि ये बचेगा, और अगर बच जाएगा तो इसका आँख नाक कान खराब हो जाएगा, तो इसको नहीं बचाओ। पहले तो पब्लिक एकदम वो ही थी कि मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं थी कि इसको बचानी चाहिए भी। 1 डेढ़ साल में जब कुछ रिजल्ट्स आ गए, तब वो धीरे धीरे एक्सेप्ट कर रही है कि छोटा बच्चा भी बच जाता है। तो अभी एक्सेप्टेंस आया है कि प्रीटर्म सर्वाइव करेगा और नॉर्मल बच्चा निकल जाएगा। अभी तो फेथ ही नहीं हो रहा था पब्लिक को शुरू में। बहुत ज़्यादा समझाने के बाद और कुछ जनरल अवेयरनेस गायनेकोलॉजिस्ट ने सपोर्ट दिया कि ट्राई करें। तो जब गायनेकोलॉजिस्ट ने काउंसलिंग किया और हमने भी बहुत काउंसलिंग की, ट्राई तो करो। और उसके बाद कुछ पेशेंट्स जब निकले तो उसके बाद उन लोगों में एक्सेप्टेंस आई कि हाँ, ये बच सकते हैं। पहले तो एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो मुझे लग रहा है कि इंस्टेड सोचना कि अब हो गया है, अब ये नहीं बचेगा, निराशा नहीं रखिए। बहुत सारे बच रहे हैं और 1 किलो से 1.5 किलो के बीच में तो बहुत सारे सर्वाइवल रेट बहुत हाई है। तो पहले तो ट्राई करें उसको एक्सेप्ट, और ये मत सोचिए जैसे आँखों में रेटिनोपैथी प्रीमेच्योरिटी वगैरह होता है। हमारे पास बहुत अच्छी आई स्पेशलिस्ट हैं बेगूसराय में, वो उसको ट्रीट कर रहे हैं आराम से। तो अभी उनकी आई या ईयर सबका चेकअप हो रहा है, सब वो नॉर्मल ही निकल रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, नॉर्मल स्कूल जा रहे ये हैं। एक अच्छी बात है, होप है, हाँ आपको अब हाँ, समझना चाहिए। होप है और होप ना छोड़ें। होप प्री ना टर्म छोड़े। बेबी के लिए इमीडिएटली अच्छे सेंटर पे जाएं और उसका ट्रीटमेंट कराएं, और वेट थोड़ा पेशेंस रखें क्योंकि थोड़ा सा लंबा इलाज होता है, बट इन दी एंड वो बेबी ग्रो करके नॉर्मली बहुत सारे केसेस में 80 to 90% नॉर्मली निकलते हैं उनको। और अगर कोई थोड़ी बहुत समस्या होती भी है तो हम लोग उसको न्यूरो डेवलपमेंटली ठीक भी करते हैं। तो मेरा यही संदेश है कि प्री टर्म बेबी का प्रॉपर केयर करें, हाइजीन वगैरह बेबी में मेंटेन करें प्री टर्म बेबीज़ में। और दूसरा कि मतलब आशा रखें ना। पहले तो पेशेंट आशा रखेगा आशा तब और ना डॉक्टर विश्वास करेगा। रखें। हाँ, पॉजिटिव सोचें कि पॉजिटिव इनका से रिजल्ट्स यकीन है। रखें आप पे। हाँ, यकीन रखें हम पे नहीं, और भी डॉक्टर्स पे, सब पे ये फेथ रखें कि डॉक्टर अगर कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे तो कोशिश तो करें। मतलब प्रेगनेंसी 9 मंथ 8 मंथ आप रख चुके हैं उसको पेट में, तो निराशा नहीं हो रखें। छोटे छोटे बच्चे आप बचने लगे न्यू टेक्नोलॉजी से, तो ट्रायल तो दें। ठीक है। वैसे तो मैम आज हमने जनरल ही टॉपिक पे आपसे डिस्कस किया, और नेक्स्ट बहुत जल्द आपका इंटरव्यू लेंगे कोई एक टॉपिक पे, और बोले हमारे लिए। और मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगी, और साथ साथ बहुत ही गौरव की बात है कि इतने बड़ा इतने लंबे समय तक पढ़ाई करने के बाद अपने देश वापस आए, अपने ज़िला वापस आए। थैंक धन्यवाद यू। मैम, धन्यवाद। थैंक यू।